स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपके एक और फैकल्टी हमारे साथ में हैं, वसु कटारा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वरुण फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थैंक स्टडी IQ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके साथ बात करने का। वसु कटारा सर, इनके बारे में मैं बताऊं तो ही इज़ अ स्टार ऑन यूट्यूब। आपने सभी ने इनके वीडियोज़ देखे होंगे। इंडियन इकोनॉमी के फैकल्टी हैं स्टडी IQ के साथ में, और बहुत ही जो समझाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है, इस तरह से समझाते हैं। वसु सर, मेरा पहला आपसे सवाल है कि एक तो पहले, क्योंकि स्टडी IQ के साथ आप एक इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, आपका स्टडी IQ में आना कैसे हुआ, कैसे ये जर्नी की आपकी शुरुआत हुई, और आपने स्टडी IQ में जो आप आए हैं, क्यों आपने सिर्फ स्टडी IQ को ही चुना? तो वरुण, मुझे 5 से 6 साल का लगभग तजुर्बा हो गया है UPSC के बच्चों को पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, नासी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जो प्रीमियर MBA कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी पढ़ा चुका था। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मैं हमेशा से इस प्रोफेशन में आना चाहता था और UPSC का खुद एक्सपीरियंस भी था। UPSC एग्ज़ाम लिखा, इंटरव्यू दिया, तो उसका हमेशा से एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस था ही। और जब मैंने देखा कि UPSC के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस की कमी है, और स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो UPSC के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाने की मेरी शुरुआत वहाँ से हुई कि उस टेक्निकल सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ के गैप को मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ब्रिज कर सकता हूँ। बस इतना ही नहीं, एक और हमारे पूरे UPSC जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम कह लीजिए, UPSC एजुकेशन का सिस्टम कह लीजिए, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्सेज आते हैं जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। अब इसी तर्ज पे जब मैं स्टडी IQ के साथ जुड़ने का मैंने फैसला किया, स्टडी IQ हमारे देश में काफ़ी अफोर्डेबल लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत कम कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेरा पहला मकसद, पहला मोटिवेशन था टू कम एंड जॉइन स्टडी IQ। दूसरा मेरा मोटिवेशन ये रहा कि स्टडी IQ का बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट है। स्टडी IQ ने अपने पहले ही अपने लाइव क्लासेस शुरू करने के साल में काफ़ी सिलेक्शंस भी दिए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी IQ फॉर द रीज़न कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि पहले काफ़ी समय से, 3-4 साल पहले से भी, जब स्टडी IQ यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर होना शुरू हुआ था, यूट्यूब से ही एक बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूशन बना, मैं तब से ही हमेशा से इनके एफर्ट्स को सराहना देता था, पसंद करता था। तो इसीलिए स्टडी IQ के साथ फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ज्वाइन करता हूँ, और हज़ारों बच्चों, जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं पढ़ाऊँ ताकि उनको एक UPSC के अंदर बेटर एज मिल सके, एंड स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही सर आपने। बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है स्टडी IQ यहाँ पे पूरे देश भर में बच्चों को। मेरा आपसे सवाल सर इसमें यही है, क्योंकि ये यहीं से हम कनेक्ट करते हैं यूट्यूब के साथ में, क्योंकि हम स्टडी IQ के जो चैनल है, अराउंड 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा मानना है कि भारत में शायद किसी के नहीं है, जो एडटेक में जितनी भी कंपनीज है। तो हम लोग यहाँ पे जिस तरह से यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं? अब बच्चों के लिए एजुकेशन लेना यूट्यूब से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ऑफ कोर्स, पहले बच्चों को मुखर्जी नगर जाना पड़ता था दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग जो एरिया है बहुत फेमस है, वहाँ आना पड़ता था अपनी प्रिपरेशन के लिए, और वो मोहताज थे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें ज्वाइन करने और तभी हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब आप अपने घर बैठे हुए अपने कंफर्ट में तैयारी कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि जो अब दूसरे स्टेट में जाके रहना, खाना, और एक अलग कल्चरल शॉक भी होता था। कोई साउथ इंडिया से है, वो नॉर्थ इंडिया आ रहा है, कोई पश्चिमी भारत से या पूर्वी भारत से है, वो आ रहा है दिल्ली, उसके लिए बहुत शौक, बहुत अलग रहने का मौका होता था, बहुत अलग रहने की सिचुएशन होती थी। करेक्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम। या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे,
अब यूट्यूब के माध्यम से, इनफैक्ट हमारे स्टडी आईक्यू के चैनल के माध्यम से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो किसी टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 सिटी में हो, उसको वही सारी नॉलेज जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिल पाती थी, वो उन तक पहुंच सके। बिल्कुल। हम न्यूज़पेपर्स, जो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर हैं, आज भी कई बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमारे गांव तक तो अखबार भी नहीं आते, हम कैसे पढ़ें? ये बिल्कुल हमें अखबार तक नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, अब आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम यूपीएससी क्लियर करें? तो उन बच्चों के लिए यूपीएससी के न्यूज़पेपर्स की एनालिसिस की जाती है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बच्चे कहते हैं सर हम साइंस क्षेत्र से हैं, साइंस की स्ट्रीम से हैं, हम आर्ट्स से हैं, इकोनॉमिक्स नहीं समझ आता, क्या होता है सर, रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? और वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि टेक्निकल है। करेक्ट। जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वही समझा पाएगा। और बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये जो जार्गन्स, ये जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, डिसइन्फ्लेशन, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो बहुत हैवी शब्द होते हैं इकोनॉमिक्स के, एग्जैक्टली, वो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। वही सारे टॉपिक्स आप एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे एग्जैक्टली। समझाते हैं अपने वीडियोस में। तो प्रयास हमारा यही है जी। कि ये सब सिंप्लीफाई करें बच्चों के लिए। बिल्कुल। आपने बोला कि सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाने का फ़ायदा तब है जब वो सिंपल लैंग्वेज में हो। अब मैं कुछ भी बोल जाऊं, बच्चे को समझ ही ना है, इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर दैट चाइल्ड। वो यूटिलिटी होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, ताकि उसे वो एग्ज़ाम में यूज़ कर सके, कहाँ यूज़ करना है, प्रीलिम्स में क्या महत्व है, मेंस में क्या महत्व है, ये पता होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। जब तक पढ़ने वाला, जो सामने वाला है, उसको सिंपली समझ में नहीं आएगी कोई चीज़, तो ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे पढ़ाते हैं जो अगर बच्चों के ऊपर से अगर कोई चीज़ निकल जाएगी तो वो फिर उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। मेरा अगला आपसे सवाल है कि क्योंकि आप इकोनॉमी कम से कम करीब स्टडी आईक्यू में 1000 से ज़्यादा बच्चों को, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं अब तक, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन बच्चों के साथ में? मेरे को, मैं अगर बोलूँ, कोई भी बच्चा 3 स्टेजेस में होता है। या तो वो एक बिगिनर है, जी। या तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, उसने कहीं से कुछ वीडियोस देखी हैं, क्लासेस करी हैं, खुद कोचिंग करी है। मेरे पास ऐसे दोनों प्रकार के बच्चे थे, और कुछ बच्चे जो एडवांस स्टेज में भी थे, बस वो मेंस के लिए खुद को एनरिच करने के लिए आए थे। तीनों टाइप के बच्चे मेरे को मिले। मैंने प्रयास किया कि जो बिगिनर है उसको भी वैल्यू एडिशन मिले, जो हमारे एडवांस लेवल पे है, जिसको मेंस लिखना है, उसके लिए भी वैल्यू एडिशन हो। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, इन दोनों के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट की स्पीड के हिसाब से चलने का प्रयास किया है। अदरवाइज़ क्या होता है, टीचर अगर सिर्फ अपना लेक्चर देते रहें और स्टूडेंट को वो चीज़ याद ना हो, स्टूडेंट को वो चीज़ समझ बिल्कुल ना सही आए, बात। तो वो स्टूडेंट के लिए कोई रेलेवेंस नहीं लगता। हमें स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पढ़ाना होता है, और मेरा प्रयास यही रहा कि मैं स्टूडेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी को हमेशा आगे रखूं, जिस वजह से आज आप जैसे कह रहे हैं हज़ारों बच्चे थे, ये बात तो सच है। मैं उन्हें हज़ारों ऑफिसर कहूँगा, क्योंकि वो, उनका एम्बिशन यही है, देश के लिए वो सेवा करें, ऑफिसर बने, देश की रक्षा करें, सुरक्षा को बढ़ावा दें। तो ये हज़ारों ऑफिसर्स को, मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, उसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सही बात है सर। और बहुत सारे जो आपके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो निकले भी हैं, वो आगे ऑफिसर्स भी बन रहे हैं, उनके एग्जाम्स भी निकल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। कुछ बच्चों के, हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं। इसमें से एक स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन ये है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता कि आखिर जो पढ़ते हैं उसको याद कैसे रखें। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमें शुरुआत से बता तो दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, बट ये नहीं बताया जाता कि कैसे पढ़ना है। और इसको जानना, इसको सीखना, ये खुद की एक अपने आप की एक कला है। अब बिकॉज आई ऑल्सो हैड द हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। मेरा शायद फेलियर का भी एक रीज़न यही रहा कि मैं एक सब्जेक्ट की कई सारी किताबें पढ़ता था और मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, जो मेरा पर्सनल, जो मेरे लिए चुनौती रही। और कुछ सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह कर पाया, कुछ को नहीं कर पाया, और ये बच्चों को सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अब बच्चा पढ़ तो लेता है, याद नहीं रख पाता। अगर याद नहीं हो रहा है तो आपने उसे सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। जो चीज़ समझ गए, जो चीज़ जान गए, तो आपको तो याद रहेगा ही। ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से मिले, मैं आपसे आज मिल रहा हूँ, आप मेरे से मुलाकात कर रहे हैं, मैंने आपका नाम पूछा, आपने बताया वरुण जौहरी मेरा नाम है, और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैं सालों साल आपका नाम याद रखूँगा, 10 साल बाद भी पलट कर कभी मिलोगे, मुझे तुरंत आपका नाम याद आ जाएगा चेहरा देखते ही। बट अभी मेरा आपसे मुलाकात करने का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है,
तो मैं आपका नाम भी नहीं याद रख पाऊंगा। सही मेरा बात। ब्रेन, आई एम वायर्ड लाइक दैट, वी ह्यूमंस आर वायर्ड लाइक बिल्कुल। दैट। हमें कोई भी चीज़ पहले तो समझनी है। अच्छा, कुछ टेक्निक्स भी होती हैं याद रखने की जिनको निमोनिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था। जी। उन 5 मिसाइल्स का नाम याद रख पाना मुश्किल है, पर आप पटना तो याद रख सकते हैं। बिल्कुल। पटना, P-80, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, लाइक दैट, नाग। अलग अलग 5 मिसाइल्स याद हो गई, 5 आपके जो वेपन्स थे वो याद हो गए। ऐसे ही कितने सारे निमोनिक्स होते हैं जिनके थ्रू आप याद रख सकते हैं। पर क्या है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो उसको अपने दिमाग में समझते चलो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, शब्द नहीं पिक्चर्स याद रखते हैं। पिक्चर्स याद रखते हैं, बिल्कुल। हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो और उसे बस पिक्टोग्राफिक तरीके से याद रख रहे हो, याद रहेगी। मूवीज़ हमें याद रहती है, एक बार कोई पिक्चर देख लो आपको पूरी स्टोरी याद रहेगी, पूरी स्क्रिप्ट याद रहेगी। एक बार आपने कोई गाना सुना है, अगले दिन आप उसे गा रहे होते हैं, आप उसे याद रहता है आपको। तो जब तक आप किसी चीज़ को पूरे इंटरेस्ट से नहीं समझते तब तक वो याद नहीं रहता। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। एक कहना, ये जो कोट्स होते हैं इसमें भी एक चीज़ होती है कि ये जो बताई जाती है, कही जाती है कि आप अगर बताएंगे कुछ चीज़ तो वो हमें कुछ क्षण तक याद रहती है। आप कुछ दिखाएंगे तो वो कुछ और लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, आप उसको उसमें हमें ढालेंगे तो वो हमें लंबे अरसे तक याद ही रहेगा हमेशा। और इसी तरह से आप लोग अपने क्लासेस में पढ़ाते भी हैं, आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सवाल करते जाओ, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। आप हर चीज़ जो भी पढ़ रहे हो उन्हें सवाल करते जाओ। करेक्ट। मेंस के लिए कैसे रेलेवेंट है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसे, इसका क्या फ़ायदा है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास है, स्टोरी है, हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की स्टोरी है, बिल्कुल सही पूरी बात है सर। कहानी याद रह जाएगी। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसका महत्व क्या है, रियलिटी में ऐसा क्या होता है। हम ना कई बार काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये तो रियल लाइफ में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हर चीज़ का रेलेवेंस है दुनिया में, हर सब्जेक्ट का रेलेवेंस है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो। देश का संविधान है, देश का कानून है। करेक्ट। तो मैं बस यही कहूँगा, उसके पीछे का महत्व क्या है वो पढ़ते जाओ और हर चीज़ को स्टोरी फॉर्म में बनाओ, उससे आप चीज़ें याद रख पाओ। बिल्कुल, इससे आपको चीज़ें याद रखने में भी आसानी होगी। जी। सर अब क्योंकि इतने हज़ारों बच्चे आपसे पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, बच्चा ये जानना ज़रूर चाहता है कि आपकी जो यूपीएससी की जर्नी थी, जो हमारा फैकल्टी, उनकी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो कैसी रही। तो आपकी जर्नी, आपकी पर्सनल जर्नी यूपीएससी की कैसी थी? मैंने काफ़ी कम उम्र में शुरू कर दी थी यूपीएससी की तैयारी। मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं खेल कूद में भी अच्छा था और पढ़ने में भी अच्छा था। मैं काफ़ी एक्टिव रहा इन चीज़ों में। मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे, पर ये था कि मेरे को सबसे अच्छा खोजना था कौन सा है। मेरे लिए वो इंडियन फॉरेन सर्विस मुकाम होता। मैं आईएएस से ज़्यादा आईएफएस को प्रेफर करता। मैं हमेशा से अलग अलग डिप्लोमेट्स की यूट्यूब पे वीडियोस, जब शुरुआत में यूट्यूब आया ही था, कॉन्वर्सेशन का तरीका, अखबार में क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरे को काफ़ी कम उम्र से शौक था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और जब जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता था, अच्छा ये देश ऐसा कर रहा है, अच्छा इस देश का ये एटीट्यूड है, ये चेस के मोहरों की तरह है, बिल्कुल। कौन सा मोहरा आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है, क्या चाल है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं चाहता था कि अपने देश को हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करें। चलिए, वो सपना नहीं पूरा हो पाया। काफ़ी कम उम्र में शुरू किया, 19 साल की उम्र से मैंने तैयारी शुरू करी। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में देश के जा सकूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC। वहाँ से मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। अच्छे टीचर्स, अच्छे गुरुजनों की बातें सुनी और यही महसूस किया कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर तो एक मौका है ही जीवन में, कर वो तो कभी भी कर सकते हैं, पर देश को रिप्रेजेंट करना क्या हर इंसान के बस की बात है? नहीं। बिल्कुल सर, सही बात तो है। इसलिए आईएफएस करना था और मैं हमेशा से उसके लिए काफ़ी उत्सुक रहा, इसलिए कम उम्र में तैयारी करी। मैं जब कोचिंग लेने जाता था तो मैं सबसे कम उम्र का बिल्कुल छोटा सा बच्चा मुझे महसूस होता था सबके सामने। और उसके बाद फिर मैंने अपना अटैम्प्ट दिया, 21 की उम्र से ही अटैम्प्ट देने शुरू करे। जी। मैंने गलतियाँ करी। पहली गलती, हो विदाउट प्रिपरेशन अटैम्प्ट देना। घर वाले कहते हैं ना, दे के देख लो, कृपया करके ये मत करें कभी भी ऐसा। चाहे घर वाले कहें, चाहे दोस्त कहें, चाहे कोई भी कहे, एवरी अटेम्प्ट इज़ वेरी प्रेशियस, प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। दूसरी बात, मैं सब्जेक्ट्स के साथ रोमांटिसाइज करने लगा। आज हिस्ट्री पढ़ने बैठा हूँ, जब तक 4-5 VL ग्रोवर, सुमित सरकार, 4 किताबें नहीं पढ़ लूँगा वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। और मेरी बुरी हैबिट थी, मैं नोट्स नहीं बनाता था। आई वॉज वेरी एवर्स टू राइटिंग। मुझे लगता था सब तो याद हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है।
नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि रिवीजन करना है। जी। आपने किताब पढ़ी, पढ़ने के फिर से पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा। रिवाइज करते हैं जब आपके पास लिमिटेड नोट्स होते हैं, उनसे रिवाइज हो जाएगा। तो बस मुद्दे की बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो, नोट्स बनाते रहो, इनफैक्ट अंडरलाइन कर लो, कुछ तो करो, वो नोट्स मेरी वाली बनाने गलती ज़रूरी है। खत्म हो जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा हम जब मैं अपनी जर्नी में था, प्रिपरेशन जर्नी में था, तो मैं टेस्ट नहीं लिखता था। एक अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट बिल्कुल नहीं लिखे, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने रिवाइज बिल्कुल नहीं किया, टेस्ट ही लिखे। तो इस वजह से ये 2 अटेम्प्ट्स में जो फेलियर के अलग अलग डिफरेंट ईयर्स वगैरह, ये मेरे फेलियर के कारण रहे। मेरे को सक्सेस भी मिली, इंटरव्यू तक गया मैं, प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, ठीक है ना। बीमारी होने के बावजूद, टाइफाइड था मेरे को, उस दौरान मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। कुछ नंबर कम रहने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं, लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग। वो धौलपुर हाउस के सामने, वो सुबह सर्दी का समय और सुबह सुबह खड़े हो, बहुत मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस, बिल्कुल। वो मैं आपने बयां नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं आपने ये जिस कहूँगा। तरह से अपने जो अनुभव हैं वो जो साझा किए हैं, जो गलतियां भी हुई इस जर्नी के दौरान, तो वो भी आपने हमारे स्टूडेंट्स को बताई, हमारे व्यूअर्स को बताई हैं, और ये मैं जानता हूँ कि वो लोग इसका बखूबी ध्यान भी रखेंगे और इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, जिससे आपके बताने के बाद उनको इस पे बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा। सर, जब आप क्लासेस लेते हैं, रोज़ ही आपकी क्लासेस चलती हैं, बार बार लगातार की क्लासेस हैं, घंटों घंटों क्लासेस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लोड भी आ जाता है क्योंकि ह्यूमन है सर, लगातार हम काम कर रहे हैं तो लोड आता ही आता है। खुद को लाइट अप करने के लिए, खुद को बैलेंस रखने के लिए माइंड को क्या करते हैं? देखिए, क्लासेस का तो ऐसा है लोड, हाँ मैं मानता हूँ, हम थोड़ा लेक्चर्स बच्चों के लिए डिलीवर जो करते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, समय जाता है उसमें। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम डिलीवर कर सकें, इसलिए उसमें मेहनत बिल्कुल। तो लगेगी। आप जब तक अपना होमवर्क नहीं करोगे, तब तक आप क्लास वर्क नहीं करवा पाओगे, बच्चों को समझा नहीं पाओगे। तो खुद करेक्ट। होमवर्क करना ही पड़ता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब एक यूपीएससी टीचर हूँ, तो अपने आप को थोड़ा फ्री भी पाता हूँ, कभी समय मिलता है तो, टाइम मिलता है तो। मुझे कुछ चीज़ों का शौक़ है, कुछ चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हैं। जैसे अपनी एक जिम्मेदारी मैं बताता हूँ, मेरे पास मैं एनिमल्स, जानवर, लोग कहते हैं एनिमल लवर, आई एम नॉट एन एनिमल लवर, आई हैपन टू बी फ्रेंड्स विद देम। तो मेरे कई सारे मित्र हैं 4 पैर वाले, अच्छा। जिनके साथ मैं दोस्त हूँ। मेरे घर में मेरे पास खुद 5 मेरे मित्र हैं, और उनका खाना पीना ध्यान रखना, ऐसे कहीं कोई जानवर को कोई समस्या है तो मैं उनको रीच आउट करता हूँ, उनकी हेल्प करने की जो संभव मदद कर सकूँ, कोशिश करता हूँ हो जाए। ऐसे कई सैकड़ों, 100 से भी ज़्यादा जानवर हमारे साथ इस टाइम पे, हम प्रयास करते अच्छा। हैं कि वी टेक केयर ऑफ़ देम, वी प्रोवाइड फॉर देम। कितना भी मैं प्रयास करूँ, मैं सब तक तो नहीं पहुँच सकता, बट मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ अपने साथ, और इस चीज़ को जितना आगे ले जा सकूँ, क्योंकि हम एक इंसान के रूप में अगर पैदा हुए हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ कर्तव्य। बिल्कुल वी बिल्कुल शेयर बिल्कुल। दिस प्लैनेट विद अदर ह्यूमन बींग्स, विद अदर एनिमल्स। जो आज दुनिया में ये युद्ध चल रहे हैं, आज दुनिया में इतने दंगे हैं, वायलेंस है, ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है, तो जानवरों का कौन सोचेगा। सही बात है। तो मेरा प्रयास ये है कि लोगों को मैं जागरूक करूं, उन्हें अवेयर बनाऊं, उनको बताऊं कि कैसे छोटी चीज़ भी उनकी कितनी हेल्पफुल हो सकती है। सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है ग्राउंड पे। मतलब मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अपने आप को, खुद को बैलेंस रखने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने सुना है कि, और ये ऐसा होता है कि जानवरों से अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। आपको इंसान दगा दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानवर, बिल्कुल, डेफिनेटली एनिमल्स सर। नहीं, डॉग्स नहीं, या कोई भी एनिमल फॉर दैट मैटर। तो सर, दोबारा से अपने वापस अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, इकोनॉमिक्स। सर, ये जो बदलते समय के साथ में इकोनॉमिक्स भी बदल रही है, इसे कैसे पढ़ा जाए, अब इसे कैसे आसान तरीके से पढ़ा जाए, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। देखिए, पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक्स का पैटर्न काफ़ी शिफ्ट हुआ है। 2022-23 एग्ज़ाम खासतौर पे इस बात का गवाह है। जी। अब आप इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के तरीके से मत देखिए, आप देखिए कि प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स का और मेंस के लिए इकोनॉमिक्स का क्या रेलेवेंस है। सिलेबस सेम है, जो मॉनेटरी पॉलिसी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई थोड़ी ना बदल जाएगा। बिल्कुल। जो फिस्कल पॉलिसी, जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, टैक्स लगाता है आपके ऊपर, वो सेम है प्रीलिम्स में भी मेंस में। बस दोनों की डिमांड इस तरीके से चेंज हो जाती है कि प्रीलिम्स में आते हैं एमसीक्यू, और अब एमसीक्यू का पैटर्न चेंज हो गया।
अब आते हैं 1 पेयर 2 पेयर मैनी पेयर, ऐसे सवाल आते हैं। पहले आपसे एलिमिनेशन टेक्निक पूछी जाती थी, आप कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी एलिमिनेशन टेक्निक हटा दी है, तो इसके लिए अब एलिमिनेशन टेक्निक इज एलिमिनेटेड। इज एलिमिनेटेड, बिल्कुल। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? बच्चे इस पे अब किस तरह से ध्यान दें, किस तरह से जो चेंज हुआ है पैटर्न इस पे? अब एलिमिनेशन टेक्निक तो यूज़ आ नहीं सकती, तो आपकी जो कंटेंट है और नॉलेज है वही आपको कारगर बनाएगी। हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बेसिक एनसीईआरटीज हमारा सबसे पहला दोस्त होना चाहिए। जी 9 to 12 क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बाद बाकी एडवांस लेवल किताबें जो यूपीएससी के लिए लोग पढ़ते हैं वो बाद में पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटीज पर कमान बनाइए। जिस दिन आपने कमान बना ली उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ो, इकोनॉमिक्स आपकी होगी। हम भी अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू, जैसे स्टडी आईक्यू पे मैं मॉर्निंग 9:30 पर डेली इकोनॉमी न्यूज़ कराता हूँ। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स डे टू डे बेसिस पर इवॉल्व होता है। इकोनॉमिक्स इज अ चेंजिंग सब्जेक्ट, ये कभी फिक्स नहीं रहता। और क्योंकि चेंजिंग है तो न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स के आर्टिकल पढ़ने होंगे। इस डेली इकोनॉमिक न्यूज़ के सेशन से मैं डेली उन्हीं आर्टिकल्स को, उन्हीं न्यूज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बच्चों के एग्ज़ाम तक सवाल एग्ज़ाम में निकल सकें। पिछले साल भी कई बच्चों के निकले और अगले मेरा प्रयास रहेगा 2024-2025 में भी बच्चों के कई सवाल करंट अफेयर से सही हो सके। अब उसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, उनमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं देखना, आर्टिकल्स पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना। क्योंकि मैंने क्या कहा, टेक्निकल सब्जेक्ट है पर टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें समय लगता है समझने को। एक बार समझ गए उसके बाद आपके लिए आसान है। अब जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पहली बार गाड़ी चलाते हो, पहली बार आप एक्सेलरेटर दबाते हो, कितना मुश्किल लगता है। क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, एक्सेलरेटर कब, ब्रेक कब, गियर कब चेंज, बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, तो इट इज़ सीमलेस, आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सही बात है, बिल्कुल। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसे ही है। तो इसमें प्रीलिम्स के अंदर आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट भी पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या कहा, वाई, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, इनको समझना होता है। हर चीज़ का इंटरकनेक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है। अगर ये होगा तो उससे क्या होगा परिणाम, ऐसे समझना होता है। मेंस में आपको एक डिटेल पिक्चर देनी होती है। इंडियन एग्रीकल्चर है तो क्या हाल है, इंडियन एग्रीकल्चर में मिलेट्स को इतना पुश क्यों दिया जा रहा है, टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो क्या होगा, टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे कंट्रोल करें, देश की ग्रोथ कैसे बढ़ावा दें, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव टर्म्स में होती है। मेरे जेब में पैसा भरता जाए, आपको लगता है मैं उससे खुश रहूँगा? मैं अगर जेब में पैसा है और शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तभी खुश उसका रह कोई पाऊंगा। मतलब है, बिल्कुल सही तो बात है। इनके डिफरेंसेस समझने ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेंस में एक्सप्रेस करने होते हैं अपनी भाषा में। करेक्ट। क्योंकि आपको एक रटा हुआ तोता के तौर पे तो यूपीएससी नहीं देखता है। यूपीएससी चाहता है एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन हमारे पास है, जिसको हम एक ऑफिसर में कन्वर्ट करेंगे। लबासना में ट्रेनिंग में ही तो सिखाया जाता है। सही बात है। तो फाइनली मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को न्यूज़पेपर्स और जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे आपको अपडेटेड रखना है। उसके लिए हम 9:30 डेली इकोनॉमी न्यूज़ का यूट्यूब पे चलाते हैं इवेंट, आप उसको देखिए। बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे बैचेस में कवर भी कराए जाते हैं, उनसे आपका एक बुनियाद, एक फाउंडेशन रख दिया जाता है। उस बुनियाद पर आपको डेली खुद को अपडेट रखना है। दैट इज़ हाउ यू कैन आंसर, यू डू इट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। शुक्रिया। और ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाते रहिए लगातार, और आपके बच्चों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती रहे। अपना समय दे रहा हूँ, अपनी सेवा दे रहा हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि उस सेवा से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो स्टडी आईक्यू आपके लिए ऐसे और भी सारे वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे यहाँ पे स्टडी आईक्यू पर, और भी आपके नए नए आपके सारे फैकल्टीज़ के साथ में वीडियोस लाएंगे। स्टडी आईक्यू के बहुत सारे यूपीएससी के जो बैचेज़ हैं, जो लाइव बैचेज़ हैं, वो आपको इनका जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपके लिए अवेलेबल है, जाके आप डिस्क्रिप्शन पे उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।